नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर फेसबुक लाइव टॉक टुडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक पेन या कमर दर्द के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है। हालांकि इतना कॉमन है कि कभी ना कभी हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में एक बार बैक पेन रहा होता है। तो वह कहा जाता है कि 4 out of 5 पीपल इन आवर कम्युनिटी विल हैव बैक पेन वंस इन देयर लाइफ टाइम। सो इतना कॉमन है कि हमें इसके बारे में जानना जो चाहिए ही बिल्कुल। तो सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में, कैसे इसको मैनेज करें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेन होता कैसे है, क्या क्या कारण है बैक पेन के, और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, घर पे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो कई बार हमें डर लगता है कि अगर हमें कमर दर्द हो गया है तो क्या हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, क्या वही एक उपाय है, क्या और कोई उपाय भी है। तो वो सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब कब हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कब हम उसको अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नीडल बेस्ड थेरेपीज होती हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं। कब मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है, कब घर पे कुछ हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिर थेरेपी से ठीक हो सकता है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है जिसको भी बैक पेन रहा है। और इवन क्योंकि आज का टॉपिक हम कोविड पेंडेमिक को रहते देखकर कर रहे हैं, क्योंकि बैक पेन काफ़ी कॉमन है और कोविड पेंडेमिक के चलते हुए तो और ज़्यादा कॉमन हो गया है, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट वी हैव कि हम बैठे रहते हैं और ज़्यादा चलते नहीं हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं। कई लोगों का पोस्चर ठीक है, कई लोग पोस्चर से सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बैक पेन और बढ़ा रही हैं, कमर दर्द और बढ़ा रही हैं। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि ये कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक अब हम आज हमारे साथ डॉक्टर रोहित बलियन हैं। ही इज़ अ पेन फिजिशियन। ही इज़ करंटली वर्किंग इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल. He did his MBBS from UCMS GTB, this is in Delhi, and DNB from Apollo Hospital in Delhi, and then he did his PDCC in pain management from SGPJ Lucknow. He's a good friend and enthusiastic pain physician. So, Dr. Rohit, welcome to our live talk today. Good morning, everyone. Welcome to this live talk. So, before we start the session, I would like to say a few words that September जो है वो हमारा पेन अवेयरनेस मंथ है इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं सिर्फ 2 लाइंस बोलना चाहूँगा कि इस बार पेन के बारे में कि लॉन्ग टर्म अनमैनेज पेन होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से लोग अपना रोज का काम, अपना जॉब, देयर पीपल आर नॉट एबल टू केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर फैमिली। इसकी वजह से आर्थिक और मानसिक दिक्कतें काफ़ी उत्पन्न हो सकती हैं। लंबे टाइम दर्द रहे तो मरीज़ को इवन डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट्स। सो इसको एड्रेस करना, इस बार इसके पेन के बारे में बात करना, एडवाइस लेना अपने फिजिशियन से बहुत इम्पोर्टेंट है। और गोइंग थ्रू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, काफ़ी मरीज़ हैं जो अपने डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे हैं। आजकल दे आर नॉट एबल टू सीक मेडिकल एडवाइस बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज काफ़ी क्लिनिक्स नहीं ओपन हो पा रहे थे, ऑपरेट हो पा रहे थे। अभी शुरू हुआ है ये सब होना। तो थ्रू दिस सेशन हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम पेशेंट्स को, अपने कलीग्स को ये सब एजुकेट कर सकें, थोड़ा सा गाइड कर सकें कि अबाउट लो बैक पेन, सो दैट डिपेंडिंग अपॉन देयर इश्यूज वो अपने फिजिशियन की एडवाइस ले सकें या फिर अपने आसपास जो भी पेन फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिशियन है, उनसे फोन पर, वीडियो कॉल पर करेक्ट एडवाइस ले सकें। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग दीनानाथ जी, गुड मॉर्निंग विशाल। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज बैक पेन, यानी कि कमर दर्द। जैसा कि डॉक्टर रोहित अभी बोल रहे थे, कोविड पेंडेमिक के चलते काफ़ी लोग कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट इसमें एक यू कैन से एक अच्छी चीज़ भी हुई है कि वो लोग घर बैठे ही कंसल्ट भी कर पा रहे हैं। टेली कंसल्टेशन हो गया या वीडियो कंसल्टेशन हो गया, तो उसके द्वारा काफ़ी लोग हम तक पहुंच रहे हैं और कंसल्ट कर रहे हैं। तो उतना कारगर नहीं है जितना कि फिजिकल कंसल्टेशन होता है, क्योंकि उसमें हम एग्जामिन करके देख पाते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। हिस्ट्री तो हम लेते ही हैं, तो हम वीडियो कंसल्टेशन में भी ले सकते हैं।
इन्वेस्टिगेशन शेयर की जा सकती हैं, रिपोर्ट शेयर की जा सकती हैं, एडवाइस की जा सकती हैं। सिर्फ एक एग्जामिनेशन है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी अभी फिजिशियन गाइडेड पेशेंट एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, जिसमें एज अ डॉक्टर हम यहाँ बैठे बैठे आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपना या अपने साथ जो पेशेंट है, अटेंडेंट जो साथ में होते हैं, वो हमारे बताए हुए उस तरह से उसको फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो ये आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें डायग्नोसिस तक पहुंचना। और बाकी ट्रीटमेंट की बात रहेगी तो मेडिसिन तो आराम से लेके जा सकती हैं, लेकिन प्रोसीजर या सर्जरी करवाना होगा किसी को, तो उसके लिए आपको फिजिकली आना ही होगा, वो वीडियो पे नहीं हो सकता है। तो चलो अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि कमर दर्द है, जो कि बैक पेन है। कमर दर्द काफ़ी कॉमन है, जैसा कि हम जान गए हैं कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। हमारी ओपीडी में भी हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारे बैक पेन जो होता है वो किस वजह से होता है, क्या कारण है, क्या उसमें क्या बैक पेन को हम लेबल कर सकते हैं कि ये तो कमर दर्द है, इसको बस इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बैक में, हमारे कमर में क्या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से पेन उत्पन्न होता है, ताकि हम उनको ही ट्रीट कर सकें, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकें। तो वो हम जानते हैं कि हमारे बैक में, कमर में क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से पेन उत्पन्न होता है। डॉक्टर रोहित, प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। सो टू टॉक अबाउट लो बैक पेन, हमें जानना पड़ेगा कि दर्द उत्पन्न होने का कारण क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो हमारा जो लो बैक एरिया है वो होता है हमारी जो रिब है कमर में, जो पसलियां हैं, जहाँ पसलियां खत्म होती है, उस एरिया से लेके जो कूल्हे की हड्डी है वहां तक हम पूरा लो बैक एरिया बोलते हैं। वहां पर हमारी वर्टिबल बॉडीज हैं, हाँ, उनके बीच में डिस्क होती है, काफी सारे जॉइंट हैं, नसें हैं, मांसपेशियां हैं। तो मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा इसके लिए, ताकि हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकें। सो कैन वी सी द स्लाइड्स? Can everyone see? Dr. Singla, are we Yes, able we can to? Yeah. see. So We can see. this is our backbone. So यहाँ पे हमारे 5 लंबर वर्टिब्रास होते हैं, स्टार्टिंग विद L1, L2, L3, L4, L5। साथ में एक हड्डी होती है, ये इसको बोलते हैं सेक्रम, और इसके नीचे टेलबोन होती है। तो इसके बीच में जो हमारी नसें जा रही होती हैं, ये स्पाइनल कैनाल होता है। ये नसें पूरा कमर में, पैरों में नीचे तक जा रही होती हैं, तो इनके दबाव की वजह से दर्द हो सकता है। सो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये स्पाइनल नर्व्स हमारी निकल रही हैं, बीच में डिस्क है। ये डिस्क की दिक्कत की वजह से, जैसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, हाँ, इसकी दिक्कत की वजह से, इसके दबाव बढ़ जाने से, इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाने से ये भी दर्द उत्पन्न कर सकती है। और हमारे दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं, फेसर जॉइंट बोलते हैं, इनकी वजह से भी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। और हमारा सेक्रोआइलिक जॉइंट है, जो कूल्हे की हड्डी है और सेक्रम के बीच का जॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कमर दर्द का। और हमारी कमर में जो बाकी मांसपेशियां हैं, वो भी, उनमें जकड़न आने से, स्पैज्म आने से भी दर्द उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों की, बैक पेन को सिर्फ लेबल कर देना कि ये स्पॉन्डिलोलिसिस है और बैक पेन है, कमर दर्द है, इसका ट्रीटमेंट तो एक ही तरीके से चलेगा सबके लिए, वो ठीक नहीं है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी सारे कारण हैं बैक पेन के, जिसकी वजह से ये उत्पन्न हो सकता है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ से ये कमर दर्द उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से ये आ रहा है, ताकि हम स्पेसिफिकली उसको ट्रीट कर सकें। जैसा कि आपने बताया फेसेट जॉइंट है, तो वो छोटे छोटे जॉइंट्स रहते हैं हमारे कमर में, स्पाइन में, तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है अगर उनकी वजह से पेन आ रहा है। डिस्क की वजह से पेन आ रहा है, डिस्क हर्निएशन हो रही है, डिस्क बल्ज काफ़ी लोगों ने सुना होगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना कि हमारी जो बैक है उसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और उनमें से किसी में भी दर्द उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है, और उसको ट्रीट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है, ताकि आपका दर्द जड़ से खत्म हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर रोहित, काफ़ी कॉमनली हमारे पास बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी में आते हैं। अगर मैं तो कहूँगा कि 50 to 60% पेशेंट जो होते हैं वो कमर दर्द के ही ओपीडी में आते हैं, मेरी ओपीडी में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसमें कि बैक पेन काफ़ी कॉमनली आपको देखने को मिलता है अपनी ओपीडी में, और ये इतना कॉमन है क्यों, मतलब इतना बैक पेन इतना कॉमन क्यों है? बैक पेन, नेक पेन हम देखते हैं
काफी कॉमन है कम्युनिटी में, ऐसा क्यों? डॉक्टर वरुण, जो बैक पेन है ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजिट टू अ डॉक्टर बाय ए पेशेंट बोला जाता है। हमारे जो इट्स वन ऑफ द आजकल कह सकते हैं कि अर्बन डिजीज भी हो गया है। आधुनिक जीवन शैली जो हमारी है, हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके हिसाब से हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से जहाँ भी लोगों को लंबे टाइम बैठना पड़ रहा हो, चलना पड़ रहा हो, खड़े होना पड़ रहा हो, अबनॉर्मल पोस्चर की वजह से, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक लोग मार्च से लेके अभी तक लोग घर से ही काम कर रहे हैं। तो लंबे टाइम चेयर टेबल पे बैठना, गलत पोस्चर के साथ, उसके साथ ये सब चीज़ों से काफ़ी सारे कारण होते हैं। सो अब अलग-अलग उम्र के लोगों में अलग-अलग कारण हो सकता है। जैसे बुजुर्गों में डिस्क का सूख जाना, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज बोलते हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इनकी वजह से कमर दर्द आ सकता है। ऑफिस गोइंग लोगों में, युवा लोगों में मांसपेशियां कमजोर हो जाना, कोई पुरानी चोट की वजह से दर्द, डीकंडीशनिंग हो जाना मांसपेशियों की, या फिर डिस्क या फेसर जॉइंट में दिक्कत आ जाना, उसकी वजह से हो सकता है। जो फीमेल्स हैं उनमें होता है कि 45 से 50 साल के उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। कुछ ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने की वजह से कैल्शियम, विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर दर्द हो जाना, या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर की रीढ़ की हड्डी कमजोर होकर फ्रैक्चर हो जाना, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तो कमर दर्द जो है ओवरऑल बोला जाए तो क्लिनिक में जो हमारी साइंस, मेडिकल साइंस की बुक्स में है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सबसे कॉमन कॉज है एक पेन फिजिशियन के पास या ऑर्थोपेडिशियन के पास पेशेंट को जाके कंप्लेन के साथ प्रेजेंट करने का। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि डॉक्टर रोहित ने बताया कि बैक पेन इतना कॉमन है कि ये कोल्ड कॉमन कोल्ड जो हमारा जो सर्दी जुकाम है उसके बाद बैक पेन ही है जो सबसे कॉमनली डॉक्टर्स को देखने को मिलता है। तो इतना कॉमन है, तो इतना कॉमन है, अगर आपको जुकाम को मैनेज करना आता है, घर पे आता है, तो हमें बैक पेन भी मैनेज करना आना चाहिए घर पे, और इसको प्रिवेंट करना भी आना चाहिए ताकि हमें वो बैक पेन हो ही ना, कमर दर्द हो ही ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। तो इसके अभी आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा जान लेते हैं कि बैक पेन जो कमर दर्द होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। क्या किसी को जब कमर दर्द होता है तो सिर्फ कमर दर्द रहता है, या वो टांगों में भी जा सकता है, या कहीं और कोई और सिम्टम्स भी आ सकते हैं? कुछ नर्व्स के दबने पे कई लोग कहते हैं कि हमारे पाँव खड़े हो गए हैं, या कुछ सूजन आ गई है, या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं। तो हम जानते हैं कि क्या-क्या सिम्पटम्स लोगों को हो सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स बैक पेन या कमर दर्द वाले पेशेंट्स को आ सकती हैं। डॉक्टर रोहित, प्लीज हमें इसके बारे में सो गाइड कीजिए। जो बैक पेन के सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो हो सकता है कि सिर्फ कमर में भी हो, या हो सकता है कि वो कमर दर्द के साथ पैर में भी दर्द हो साथ में। तो मरीज सिर्फ अकेले कमर दर्द के साथ हमारे पास आ सकता है, या फिर कमर दर्द के साथ पूरा पैर में नीचे जो हमारे पंजा है, पंजे तक भी दर्द जा सकता है। वो हो सकता है कि एक पैर में जा रहा हो या दोनों तरफ भी जा रहा हो। तो अगर जो कमर के बीचों बीच दर्द है मरीज को, तो वो मांसपेशियों से, बोन से, जैसे हमने बात किया फेसर जॉइंट से, यहाँ सबसे आ सकता है। तो जैसा मरीज का दर्द है, हम उसी हिसाब से आगे डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे अगर मरीज का दर्द बिल्कुल 24 घंटे हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, कमर का दर्द ज्यादा है पैर के दर्द से, और कमर और कूल्हे के हिसाब या पैर के ऊपर वाले हिस्से में ही है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो मांसपेशी से, डिस्क से, या जो हमने सेक्रोआइलिक जॉइंट बताया था, या फेसर जॉइंट से यहाँ से उत्पन्न हो रहा हो। और अगर जो कमर का दर्द पैर के दर्द के साथ, जिसमें पैर का दर्द ज्यादा है, मरीज को झंझनाहट, सुनपन, बिजली का झटका लगना जो कि कमर से लेके पूरा पैर तक जा रहा है, अब वहां पे बिजली के झटके के साथ गर्म ठंडा लगना, सुइयां चुभना, ये सब लक्षण होते हैं कि कोई नस का दबना, कमर की रीढ़ की हड्डियों से जो नस निकल रही होती है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं शियाटिका। तो ये होता है, इससे लगता है कि मरीज को शियाटिका के सिम्टम्स ज्यादा हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि कोई भी सिम्टम हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, उसमें ये सही टाइम पे मरीज जाके डॉक्टर को दिखाए, अपने पेन फिजिशियन को दिखाए, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को जाके एडवाइस ले, ताकि जो एक्यूट पेन है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो।
कि होता क्या है कि लोग जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं दर्द की, उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर वो एक्यूट पेन है वो कुछ महीनों में क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में जो पेन किलर्स जो ऐसे ओवर द काउंटर हम लोग पेन किलर्स लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली हमारी किडनीज पे। तो इम्पोर्टेंट टाइम पे सिम्टम्स के साथ सही टाइम पे डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रोहित, पेन किलर्स तो आजकल लोग काफ़ी कॉमनली अपने आप ले लेते हैं या फिर केमिस्ट के पास जाके ले लेते हैं, केमिस्ट दे देता है। तो उससे इंडिया में खासकर काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं, किडनी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, गैस्ट्राइटिस काफ़ी कॉमन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है, किडनी का फेल हो जाना। तो ये सब चीज़ें बचा जा सकता है इनसे अगर हम पेन किलर्स को जुडिशियली यूज़ करें, उसको तरीके से यूज़ करें, डॉक्टर्स की सलाह लेके उसको यूज़ करें हम पेन किलर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हमारी सेहत के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर रोहित ने हमें बताया कि सब चीज़ों को ध्यान रख के ही हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर्स के पास सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, बैक पेन है और आप उसका ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, लंबे समय से पेन चल रहा है, अगर एक्यूट पेन है, अगर आपको हाल ही में दर्द शुरू हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी सलाह लेकर आप उसको क्रॉनिक पेन में तब्दील होने से बचा जा सकता है। यानी कि मतलब अगर आपको हाल ही में पेन हुआ है, उसको लंबे समय तक दर्द में तब्दील होने से बचा जा सकता है अगर आप उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट कर लिया जाए, उसको जल्दी से जल्दी मैनेज कर लिया जाए। तो यहाँ पे वी हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर। विशाल जी पूछ रहे हैं, आई हैव हैड स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन ऑफ L5 and S7 4 years past at Fortis Noida. They removed a 0.5 paisa coin. I still have numbness in my feet. 0.5 पैसा कॉइन साइज बोन, राइट। सो 0.5 पैसा कॉइन तो निकालना काफ़ी अनकॉमन होगा स्पाइन से। हाँ, बोन निकाली जाती है बिल्कुल। और स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन L5 to S1 या S2 किया गया होगा। हमारी सैक्रम की 5 हड्डियाँ होती हैं। तो डॉक्टर रोहित, इसको क्वेश्चन को आप लेना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमें अभी भी नमनेस आ रही है फीट में, ऑपरेशन हुआ है L5 S1 या S2 प्रोबेबली, तो उसके बाद से एक 0.5 पैसा कॉइन जितनी बोन निकाली गई थी उसमें, और अब नमनेस बनी हुई है। विशाल जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका होस्ट ऑपरेशन के टाइम पे जब जो दिक्कत रही होगी कि आपकी जो डिस्क है या आपकी जो डीजेनरेटिव स्पाइन में डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आपको जो इशू रहा है, तो उसमें हो सकता है कि वो जो दबाव है उस दबाव को राहत, आपके दर्द में राहत दिलवाने के लिए जो आपको सिम्टम्स आ रहे थे, तो उस दबाव को कम करने के लिए वो हड्डी का पीस निकाला गया होगा। तो इसमें होता क्या है कि डिपेंड करता है आपको पहले सिम्टम्स कितने रहे हैं, आपकी नसों में कितने चेंजेस आ चुके हैं। हाँ, तो आपको डेफिनेटली सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आया होगा, तो इसमें आपको जो आपके डॉक्टर ने आपको वहाँ पे बताया होगा कि एक्सरसाइज करना है, दवाइयाँ खानी है कुछ टाइम तक, तो ये सब उस नसों में दबाव की वजह से कुछ नमनेस आ जाना, ये सब आ जाना हो सकता है। वो धीरे 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 विद फिजियोथेरेपी विद मेडिसिन आपको आराम पड़ेगा। अगर जो आपको स्टिल आराम नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को जाके फोर्टिस नोएडा में दोबारा दिखाइए, या फिर आसपास आपके जो और पेन फिजिशियंस हैं उनको जाके आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन करके, आपका स्पाइन का MRI वगैरह करा के, रिपीट MRI करा के हम लोग आगे गाइड कर सकते हैं उस बारे में। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, आपने सही कहा कि नमनेस आ रही है दोबारा, तो एक बात देखना ज़रूरी है कि किस कारण से ये आ रही है। यूजली L5S1 का ऑपरेशन हुआ है और पहले क्या सिम्टम्स थे वो जानना बहुत ज़रूरी है विशाल जी हमारे लिए, ताकि हम उनको बेटर गाइड कर सकें। कितनी देर से वो सिम्टम्स आ रहे थे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस नमनेस आ रही है नस में, मतलब कि काफ़ी देर से अगर सिम्टम्स रहे होंगे तो उसका अगर नस दब जाती है तो उसमें न्यूरोप्लेक्सिया हो जाता है, नसों में परमानेंट बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें नमनेस भी बनी हो सकती है। काफ़ी कॉमनली ऑपरेशन के जस्ट बाद नमनेस रहती है नसों में, वो कुछ देर बाद चली जाती है। अगर आपको लंबे समय से नमनेस बनी हुई है या फिर दोबारा आ गई है, ऑपरेशन के बाद पहले ठीक हो गई थी अब दोबारा आ गई है, देन वी हैव टू सी कि ये किस कारण आ रही है, जो कि MRI करवा के या एक्सरे करवा के हम देख सकते हैं कि अगर नस दोबारा दब रही है या अंदर फाइब्रोसिस। ऑपरेशन के बाद कई बार एपिड्यूरल हमारी स्पेस होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके बाहर में एक स्पेस होती है जिसमें
फाइब्रोसिस हो जाता है और जो कि नसें खींच रहा होता है, तो उसकी वजह से भी नमनेस आ सकती है। तो अलग अलग रीजंस हैं नमनेस आने के, ये इस तरह के सेंसरी सिम्टम्स आने के। तो वो जानना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या सिम्टम्स रहे थे, क्या ऑपरेशन एग्जैक्टली ऑपरेशन क्या किया गया था, और उसके बाद से अभी कितना टाइम हो गया है। तो ये सब सिम्टम्स और इनकी हिस्ट्री जान के ही हम आप बेटर गाइड कर पाएंगे, या फिर आप अपने लोकल डॉक्टर से मिल सकते हैं जो कि आपके आसपास हों, या फिर अपने फोर्टिस नोएडा में जिन्होंने ट्रीट किया है, जिन्होंने ऑपरेशन किया है आपका, वो भी आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन और विशाल जी का था। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में दीनानाथ जी का। डियर डॉक्टर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो मूवमेंट इन बैक पेन ड्यू टू वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर, प्लीज सजेस्ट मी। डॉक्टर रोहित। सो वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर, पहले तो हमें, जैसे हमने बात किया कि का पता लगाना बहुत जरूरी है कि वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ कैसे। जैसे कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है, हड्डियों का डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज में हो सकता है। तो उसका कारण पता लगा के देख के किस लेवल पे है, आपको साथ में सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग मूवमेंट्स में एक्सरसाइज वगैरह क्या कर सकते हैं उसके बाद। सो इसका रोल बताना कि देखिए कोई भी कमर का दर्द है, कोई भी कारण है, इवेंचुअली बेड में लेट जाना या बेड रिडन हो जाना उसका इलाज कभी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम, मरीज को किस हिसाब से, कितने हिसाब तक कितना दर्द है, क्या साथ में एसोसिएटेड नस दब रही है या फिर और सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम आगे आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर चेकिंग द स्कैन्स, एक्सरेज, हम लोग बता पाएंगे कि कैसे आपको कितना मूवमेंट आप कर सकते हैं, माइक्रो मूवमेंट का रोल क्या है, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। सो उसमें हमें पूरा एक बारी पेशेंट को देख के बात करके फिर ही उसका रोल डिस्कस कर सकते, क्योंकि हर एक पेशेंट डिफरेंट है। हाँ, एक बोल देना कि एक वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर है, उसमें इस चीज का रोल बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि एवरी पेशेंट इज ए न्यू पेशेंट। हर एक पेशेंट का कंप्रेशन क्या पता कहीं रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ दबा जाके दबाव ज्यादा बना रही हो या फिर हल्का सा दबाव बना रही हो, तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को आगे एडवाइस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर एक पेशेंट एक नया पेशेंट है और हर एक की बॉडी एक यूनिक बॉडी है, हर एक का स्पाइन यूनिक है। तो सबके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का आजकल रोल है कि हम पेशेंट को देख के उसकी बॉडी के हिसाब से, उसके स्पाइन के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट दें, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइक्रो मूवमेंट जो कि वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर में रहता है, जब वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर में यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो वर्टिबल बॉडी होती है, जैसे इस तरह की चौरस चौरस अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ ऐसे, ये चौरस वर्टिबल बॉडी होती है। तो इसमें बीच में अगर फ्रैक्चर आ जाएगा तो उसमें अगर माइक्रो मूवमेंट होती हैं, अगर हल्की हल्की उसमें मूवमेंट रहती है, अगर फ्रैक्चर आ गया है, आपकी स्पाइन कभी भी मूव करेगी तो उसमें वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर जो हुआ है वहाँ पे हल्की माइक्रो मूवमेंट्स रहेंगी। तो जो मूवमेंट रहती है उसकी वजह से पेन रहता है, और ये काफ़ी सीवियर पेन रहता है। लोग अपने बेड से उठ नहीं पाते हैं, इतना पेन रहता है, इतना सीवियर पेन है। अपने टॉयलेट जाने में भी लोगों को दिक्कत आती है जब अक्यूट वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, जब हाल ही में आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है। कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारी वीडियो में, वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वीडियो आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल जो कि रिवाइव पेन एंड स्पाइन और डॉक्टर वरुण सिंगला पेन डॉक्टर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो उसमें वर्टिब्रोप्लास्टी जो कि इसका ट्रीटमेंट है वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर का, जो नीडल बेस्ड स्पाइन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसको हमने डिस्कस किया है। माइक्रो मूवमेंट को भी डिस्कस किया है उसमें कि हल्की हल्की मूवमेंट जो वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर लाइन में आती है, तो उसकी वजह से जो पेन रहता है उसको ट्रीट करने के लिए वर्टिब्रोप्लास्टी की जाती है, यानी कि सीमेंट डाल दिया जाता है वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्टिबल बॉडी में डाल दिया जाता है, और उसको जो माइक्रो मूवमेंट्स हो रही हैं फ्रैक्चर लाइन में उसको सील कर दिया जाता है। तो जो वो मूवमेंट नहीं होंगी तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगी वर्टिबल बॉडी, तो उसके बाद से उसमें पेन नहीं होगा, तो बैक पेन खत्म हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके, रादर मैजिकल इफेक्ट्स हैं। पेशेंट बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पेन रिलीफ हो जाता है, इसमें दर्द में आराम मिल जाता है और अपने काम पे जब वापस जा सकते हैं। यूजली ये ओल्ड एज पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियां वीक हो जाना, उसमें काफ़ी कॉमन होता है ये
वर्टिकल कंप्रेशन फ्रैक्चर, जो कि माइक्रो मूवमेंट जो होती हैं इसमें। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस किया है, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। और अब हम बिना टाइम लगाए अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस, विल टेक इन बिटवीन। लेट्स गो टू आवर टॉपिक अगेन। सो कॉजेज, कारण क्या होते हैं बैक पेन के, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि मुझे बैक पेन हो गया तो उसे क्या कारण है, किस वजह से मुझे बैक पेन हो गया, क्या मैं कुछ गलत कर रहा था, कि क्या 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 खराब हो रहा है जो जिसकी वजह से ये मुझे बैक पेन, कमर दर्द बढ़ रहा है। तो प्लीज डॉक्टर रोहित हमें बताइए कि किस कारण से कमर दर्द होता है। So, discussing about the causes of back pain, अलग अलग उम्र में अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, और इस बैक पेन का कारण ढूंढना, डायग्नोसिस बनाना, एग्जामिनेशन करके और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ट्रीटमेंट सबको सारी बीमारियों में, सारी दिक्कतों में काम आएगा। तो जैसे कि अगर जो मरीज का दर्द कमर में ऊपर से लेके नीचे तक हो रहा है, तो हो सकता है कि डिस्क से हो, मांसपेशियों में हो। हाँ, कोई बेल्ट की तरह हो रहा है तो मांसपेशियों का दर्द हो सकता है। देन बाकी जैसे हमने फेसेट जॉइंट डिस्कस किया, वहाँ पे मोस्टली बैक में ही रिस्ट्रिक्ट रहता है। या हो सकता है कि मरीज को चेयर से उठने में दिक्कत हो रही हो, बेड में करवट लेने में दिक्कत हो रही हो, तो मांसपेशियों की जकड़न में ऐसा देखा जाता है। कई मरीजों को होता है कि वजन उठाने में दर्द बढ़ जाता है, आगे झुकने में, खांसने में, छींकने में, और जब लेट जाते हैं तो राहत मिलती है। तो ऐसे में डिस्क की वजह से, जो स्लिप डिस्क होती है, इन सब चीजों में देखा जाता है कि ये डिस्क वाला दर्द ऐसे प्रेजेंट करता है। काफी हमारे वृद्ध उम्र के पेशेंट्स में देखा जाता है कि थोड़ी दूर चलने पे उनको दर्द बढ़ जाता है। तो उसमें होता है कि जैसे मरीज चलता है, वो जो नसों पे दबाव बन रहा है, हमारा जो स्पाइनल कैनाल हमने बात किया, उसके नैरो हो जाने से, मतलब वो वहाँ पे डिस्क की वजह से या किसी और कारण से डिजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से स्पेस कम हो जाता है। तो मरीज उसमें क्या करता है, दर्द से राहत लेने के लिए या तो मरीज बैठ जाता है या झुक के चलने लग जाता है, जिसको हम शॉपिंग कार्ट साइन बोलते हैं। क्योंकि झुकने से जो हमारा स्पाइनल कैनाल है, उसका जो रास्ता है वो थोड़ा खुल जाता है, जिसकी वजह से मरीज को आराम पड़ता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो ये डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। काफी मरीजों को दर्द होता है जैसे कि लंबे टाइम बैठने से, बाइक पे चलने, लंबे टाइम चलने से। सो और उस टाइम पे उनको आराम करने से, बैठने से आराम, तो ऐसा सेक्रोआइलिक जॉइंट के डिजीज में होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सबको प्रेजेंटेशन में थोड़ा स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा, ताकि हम लोग और डिटेल में थोड़ा बता सकें। तो डॉक्टर वरुण, कैन वी सी द स्लाइड्स? यस, वी कैन सी। या सो जैसा मैंने बात किया कि सेक्रोआइलिक जॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, तो उसका दर्द आसपास, यहीं पे कूल्हे की हड्डी के आसपास, पैर के आसपास रहता है। हाँ, दर्द हमारा ऐसे बेल्ट की तरह हो या ऊपर से नीचे तक जा रहा हो, तो ये इन सब चीजों से हमें मालूम पड़ेगा कि अंदर कौन सी चीज से हमें अंदाजा पड़ जाता है कि दर्द उत्पन्न हो रहा है। जो हम लोग बात कर रहे थे लंबर कैनाल स्टेनोसिस या डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, जैसे हमारा नॉर्मल डिस्क है, उसमें वो हमें कुशनिंग प्रोवाइड करता है चलते हुए। वजन हमारे शरीर का वजन, हम कोई वजन लेके चल रहे हैं, तो उसके लेने के लिए डिस्क जो है हमारी, नॉर्मल डिस्क ऐसी दिखती है। जब डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज हो जाता है, जैसे डिस्क का सूख जाना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पीछे की तरफ जो नसें जहाँ निकल रही हैं, जो स्पेस है, ये कम हो जाता है। तो इसको दबाव पड़ने की वजह से हमें यहाँ पे स्पाइनल कैनाल जो है हमारा, वो नैरो हो जाता है और दर्द का कारण बन जाता है। तो ऐसे में लंबर कैनाल स्टेनोसिस में जब पेशेंट सीधा होके चलता है, तो ये स्पेस कम होता है, तो पूरा पैर तक, नीचे तक दर्द चलता है। मरीज हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर चलने पे इतना तेज दर्द हो जाता है कि मरीज को रुकना पड़ता है या झुक के चलना पड़ता है। तो जब मरीज रुकता है, बैठता है, तो उसमें मरीज को आराम मिलता है। तो डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज हमारी नॉर्मल स्पाइन से लेके, इसमें हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल डिस्क ऐसा दिखता है। डिजेनरेटिव डिस्क में टियर हो जाना, बल्ज हो जाना, डिस्क स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क हो जाना, तो जहाँ पे हमारा ये स्पाइनल कैनाल का एरिया है, वो उसमें जाके नसों को दबाव बना देती हैं। या फिर ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में, डिजेनरेटिव डिस्क में ऐसे हड्डियां बाहर की तरफ निकल जाना, बोन स्पर्स बोलते हैं हम इसे, इसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाना। तो ये सब पता लगाना और इनको ट्रीट करना
तो इसमें कारण जानना, इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, आपने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं बैक पेन के, कमर दर्द के। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं बैक में, तो उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है, अगर हमें कमर दर्द हो गया है, स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई है, तो अब तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अब तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और कोई ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए कि ऑपरेशन करवाना हर एक बैक पेन पेशेंट के लिए, कमर दर्द पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, या फिर कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या करवाना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज वो मैनेज किया जा सकता है कंजर्वेटिवली, यानी कि मेडिसिन के साथ या जो अलग प्रोसीजर्स हैं उनके साथ किया जा सकता है, नीडल बेस्ड प्रोसीजर्स के साथ, या फिर घर पे एक्सरसाइज के साथ किया जाता है, फिजियोथेरेपी के साथ किया जा सकता है। तो ये हम सब जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन कहाँ कहाँ कराना जरूरी हो जाता है, इमरजेंसी कहाँ, हमें जल्दी हॉस्पिटल कब जाना जरूरी हो जाता है अगर हमें कमर दर्द है। देखिए, जैसे कि आई थिंक किसी ने पूछा भी कि दर्द से दवाइयों से ठीक हो जाता है, तो हमें कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने जो कारण बताए अभी उनकी वजह से दर्द हो रहा है। कई लोगों में ओल्ड एज में दर्द का कारण हो सकता है कि गठिया की बीमारी, हाँ, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, इन सब चीज़ों से भी दर्द है, तो वो दवाइयों से ही ट्रीट होगा या फिर कोई हम इंटरवेंशन करके ट्रीट कर सकते हैं। बट जानना कि क्या लक्षण हैं जिनमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो मरीज़ को बुखार आ रहा हो, कँपकँपी के साथ बुखार आ रहा हो, रात को पसीने आ रहे हो, हाल-फिलहाल में वज़न कम हो गया हो, तो ऐसे लक्षण कैंसर या फिर टीबी स्पाइन के पेशेंट में देखे जाते हैं। या फिर जैसे कि हमें पहले हल्का-फुल्का दर्द था, दर्द बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा झनझनाहट, सुनपन, पैर में कमज़ोरी आ गई हो, हाँ, आप चल ना पा रहे हो अच्छे से, पैर पैर में वज़न ना ले पा रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में पेशाब टॉयलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो ये इनको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं हमारे फिज़िशियंस की लैंग्वेज में। तो ये इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ है, तो आप इमीडिएटली अर्जेंटली अपने पेन फिज़िशियन को या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, आपने बिल्कुल सही बोला कि रेड फ्लैग्स जो हैं या फिर ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इमरजेंसी सिम्टम्स हैं, जब हमें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो ये वो सिम्टम्स हैं जब हमें देरी नहीं करनी चाहिए ट्रीटमेंट में, बल्कि जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और सलाह लेके जैसा कि ट्रीटमेंट बताया जाए, चाहे सर्जरी बताई जाए, चाहे मेडिसिन से ट्रीट किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी स्पाइन को बचा सकें, अपने अगर पैरों में कमजोरी आ गई है तो उसको बचा सकें, उसको और ज़्यादा कमज़ोर ना होने दें और उसमें पैरालिसिस से बच सकें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए जानने के लिए कि कब कब हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड फ्लैग्स का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आए हैं। वंदना जी पूछ रहे हैं, इज देयर अ वे आई कैन प्रिवेंट बैक पेन, और दयानाथ जी भी पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट डीजनरेशन ऑफ बोन। तो बिना देरी किए हम प्रिवेंशन ऑफ पेन, मतलब कि हम अगर किसी को लंबे समय से दर्द चल रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, और किसी को अभी हाल ही में दर्द हुआ है, अक्यूट अक्यूट बैक पेन है, मतलब कि कल तो ठीक थे, आज बैक पेन शुरू हो गया है एकदम, और वो भी तेज है, तो उसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किसी को अगर अक्यूट बैक पेन है, किसी को अगर हाल ही में दर्द शुरू हुआ है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट लिया जाए, और किस तरह से उससे निजात पाया जाए। डॉक्टर रोहित, हमें प्लीज़ बताइए, अक्यूट बैक पेन या फिर छोटे जल्दी से हमें अभी बैक पेन हुआ है, कमर दर्द पहले नहीं था अभी आया है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे हम निजात पाया जाए उससे। अगर जो हाल-फिलहाल में किसी को कमर में दर्द हुआ है कुछ दिनों से, तो हो सकता है कि वो दर्द कोई वज़न उठाने की वजह से या फिर जैसे हम लोग सही तरीके से ना सोएँ, गलत करवट सोने से, या फिर लंबा कोई दिन भर किसी ने मेहनत किया है, हाँ, लंबे टाइम बैठने से, गलत पोस्चर में लेटने से, बैठने से दर्द शुरू हो गया है, मांसपेशियों में जकड़न की वजह से दर्द हो सकता है। तो इसमें अगर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम पेशेंट को बताते हैं कुछ दर्द पेन किलर्स एडवाइस कर सकते हैं 4-5 दिनों के लिए, कुछ
बोल सकते हैं, अगर जो एक्यूट बैक पेन है तो आप आइस लगा सकते हैं उस पे, 1-2 दिन पुराना दर्द है, कुछ दिन हो गए हैं, हफ्ता 10 दिन हो चुका है, तो गर्म पानी की बॉटल से सिकाई कर सकते हैं। तो दवाइयाँ और मसाज और सिकाई करने के साथ-साथ हम लोग फिर जैसे आपका दर्द कंट्रोल में आता है तो हम बता सकते हैं कि आपको कि आप थोड़ा हल्का-फुल्का कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कीजिए। क्योंकि मांसपेशियों का दर्द है, आस-पास और कारणों की वजह से भी ज़रूरी नहीं है कि मांसपेशियों में का दर्द सिर्फ मांसपेशियों में हो, आपको अंडरलाइंग कोई डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, फेसर जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मांसपेशियाँ भी इन्वॉल्व हो गई। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, ताकि हम आगे जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एड्रेस कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, आजकल जैसे कोविड पेंडेमिक चल रहा है तो और ज़्यादा कॉमन हो गया है कि पोस्चर सही नहीं है हमारे। हम जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सभी लोग तो अब जैसे आजकल कंपनीज में सब लोग हैं तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है ज़्यादातर कंपनीज में, तो वो बैठ के काम करना रहता है उसमें, या फिर कई लोग तो लैपटॉप पे बेड पे लेट के भी काम कर रहे हैं। तो ये सब बैड पोस्चर हैं, तो इनकी वजह से एक्यूट बैक पेन हो सकता है, काफ़ी कॉमन है। आपको एकदम दर्द आ सकता है, गर्दन का दर्द हो गया या कमर का दर्द हो गया तो ये काफ़ी कॉमनली एकदम आपको आ सकते हैं। तो उनसे उनसे कैसे बचा जा सकता है, जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि आप अपना पोस्चर मेंटेन कीजिए, आप अच्छे पोस्चर में रहिए। और अगर आपको एक्यूट बैक पेन हो गया है तो उस टाइम पे आप पेन किलर्स जो होते हैं वो विद मसल रिलैक्सेंट, इसमें पेन किलर विद मसल रिलैक्सेंट का रोल आ जाता है कि एक तो होता है कि पेन किलर जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है कि वो इन्फ्लामेशन कम करता है, यानी कि सूजन कम करता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। दूसरा मसल रिलैक्सेंट, जो कि आपके मसल जो स्पाज में चल जाती हैं तो उनको रिलैक्स करता है, तो ये काफ़ी यूजफुल रहता है एक्यूट बैक पेन के लिए। जब आपके हाल ही में आपको दर्द आया है तो उसमें काफ़ी यूजफुल रहता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, चाहे घर बैठे भी ले सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा, या फिर आप फिजिकली अपने लोकल डॉक्टर के पास जाकर दिखा सकते हैं। वो आपको ये दवाई शुरू करने के लिए एडवाइस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा देर के लिए लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ये छोटे समय के लिए या लगभग हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए लेने की ज़रूरत होती है, तो उससे काफ़ी लोगों में आराम हो जाता है। अगर मैं तो कहूँगा कि 70 to 80% पेशेंट्स तो दवाई से ट्रीट हो जाते हैं, दवाई से ठीक हो जाता है उनका दर्द। और कुछ पेशेंट्स जो अनलकी पेशेंट्स हैं जो कि अक्यूट बैक में जो क्रॉनिक पेन में तब्दील हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी है, उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। आइस फर्मेंटेशन का रोल बहुत अच्छा है इसमें, यानी कि कोल्ड फर्मेंटेशन का आप एक आइस का यूज कर सकते हैं, बर्फ का यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब अपनी कमर की सिकाई कर सकते हैं आइस से, ठंडी सिकाई जिसे हम कहते हैं। तो ये काफ़ी कॉमनली यूज की जाती है और अच्छा अच्छा रोल है इसका। एक बार जैसे डॉक्टर रोहित ने अभी बताया कि एक बार ठीक हो जाता है पेन, बस आराम मिलना शुरू हो जाता है, तो हम उसको और दोबारा ना होने दें, उसको प्रिवेंट करें ताकि आगे दोबारा ना हो। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत कॉमनली हम अपने पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आपको बचना है बैक पेन से, तो अगर एक बार आपको हो गया तो दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको बचना है तो आपको एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, अपने पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप अपने कमर दर्द को ठीक रख सकते हैं और दोबारा इसको होने से बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी यूजुअली जैसे हम देख रहे हैं डॉक्टर रोहित, कोविड पेंडेमिक चल रहा है और सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या वो कर सकते हैं कि बैक पेन वो हुई ना, वो प्रिवेंट कर सके बैक पेन को। तो काफ़ी कॉमनली हमें बैठ के काम करना पड़ता है, या और भी कई कारण है जिसकी वजह से बैक पेन अभी बढ़ गया है काफ़ी कोविड पेंडेमिक के करके। तो वो हमें उस पर थोड़ा सा हमें बताइए कि दृष्टि डालिए कि किस तरह से हम उसको बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोविड पेंडेमिक में अभी बहुत बढ़ गया है, तो क्या किया जाए जिससे हम इससे बच सकें। सो टू प्रिवेंट बैक पेन हमें पहले तो हमें अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, जैसे आप डॉक्टर वरुण ने बताया कि पोस्चर्स के लिए हमें अबनॉर्मल पोस्चर नहीं, उससे अबनॉर्मल पोस्चर को करेक्ट करना पड़ेगा। हमें लंबे टाइम बैठना भी पड़ रहा है तो हमें बीच-बीच में आधा 1 घंटा बैठने के बाद हमें खड़े होके थोड़ा-सा स्ट्रेच किया, हाँ, फिर बैठ गए, फिर 1 घंटे, आधे घंटे बाद थोड़ा-सा 5 मिनट बीच में उठ के स्ट्रेच कर लिया, एक छोटा वॉक ले लिया। हाँ, अपनी जो चेयर्स हैं, ऑफ़िस में आप बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, एर्गोनॉमिक चेयर्स जिसमें एडिक्वेट सपोर्ट हो। हाँ, वो ऐसी चेयर्स यूज़ करना। आई कैन नॉट एम्फसाइज़ इनफ कि जो स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ हैं या फिर कोई
काफी लोग योगा में बिलीव करते हैं, योगा करना, जॉगिंग करना, हाँ, वॉकिंग करना। जो लोग जॉगिंग नहीं कर पाते, ज्यादा योगा वगैरह नहीं कर सकते, हाँ, जैसे हमारे वृद्ध लोग हैं, तो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनको एटलीस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते में वॉक करना, करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा वॉक करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी कमर की मांसपेशियां अच्छे से काम करती रहें, आगे दर्द ना हो। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए 2-4 स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा। सो कैन वी सी द स्लाइड्स? No, या not yet. Yes, we can see now. Yes, we can see. या तो जो पोस्चर है हमारा, खड़े होते हुए ज्यादा झुक के ना खड़े होना, सीधे तरीके से खड़े होना, ताकि हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स एक्टिवेट हो सके, मांसपेशियां एक्टिवेट हो सके। बैठते हुए हमें सही पोस्चर में बैठना, जो न्यूट्रल पोजीशन ढूंढना कि जिसमें हम चेयर पे न्यूट्रल पोजीशन में बैठे हैं, ना तो कमर को ज्यादा ज्यादा झुका के, ना ज्यादा कमर झुकी होनी चाहिए, ना ज्यादा आर्च होनी चाहिए। जैसे कि काम, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आगे झुक के काम करने से कमर की दिक्कत और बढ़ेगी। तो अच्छे से करेक्ट वर्किंग पोस्चर में काम करना बहुत जरूरी है। इवन ड्राइविंग करते हुए भी सेम रूल अप्लाई करता है कि आप अच्छे से अपनी सीट है उसको एडजस्ट करें, ना झुक के ड्राइव ना करें, ताकि हमारी मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी एक सही तरीके से, अर्गोनॉमिक तरीके से काम करें। और जैसे कि कई बारी वजन उठाना पड़ता है हमें, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि गलत तरीका क्या है वजन उठाने का। जैसे झुक के वजन उठाने से कमर पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, स्पैज़म आ सकता है, किसी को स्लिप डिस्क हो। जैसे हमने वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर के बारे में बात किया, जो माइक्रो मूवमेंट्स होती हैं उनसे दर्द बढ़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को तो वजन उठाना ही नहीं चाहिए। नॉर्मली जो है, जो पेशेंट ठीक हैं, प्रिवेंट करने के लिए हमें ये सही तरीका है कि पूरा बैठ के वजन उठाना चाहिए, ताकि कमर पे जोर ना आए। तो इसमें काफी कारण होते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये अवॉइड करना चाहिए, हाँ, ताकि हमें फॉर प्रिवेंशन हमें बैक पेन या ऐसी दिक्कतें ना हो। सही तरीके के जूते पहनने चाहिए, हील्स वगैरह जैसे पहनती हैं महिलाएं, इससे भी कमर में दिक्कत आ सकती है। आप डेस्क पे लंबे टाइम काम कर रहे हैं, तो इंटरमिटेंटली आप उठ के स्ट्रेचिंग करें, ज्यादा भारी वजन, भारी बैग ये सब कैरी ना करें। तो इन सब चीजों से हम लोग कमर के दर्द में राहत मिल सकती है। साथ में हेल्दी बैलेंस डाइट, विच इज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जंक फूड ना खाएं, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें। जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये सब खाएं। अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, हाँ, सर्दियों में हम लोग सनलाइट एक्सपोजर हो दिन में आधे 1 घंटे का। तो बाकी ये सब चीजें, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है हमारी बोन और जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, काफ़ी अच्छे से आपने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रोहित, एक बार प्लीज़ वी कैन गेट टू स्लाइड्स। मैं भी कुछ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने बताया कि हम जब बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो किस तरह से आजकल कोविड पैंडेमिक में हमें किस तरह से बैठना चाहिए। कैन वी सी द स्लाइड्स अगेन? या हाँ, ये जो पे बैठे हुए स्लाइड है, चेयर पे बैठे हुए जो स्लाइड है, कैन यू गो बैक? या दिस वन, नेक्स्ट वन, दिस वन। सो ये करेक्ट वर्किंग पोस्चर जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ये समझना कि किस तरह से बैठना है, क्योंकि वर्किंग आवर्स सबके लंबे हैं। हमारे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, घर से काम कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं, जॉब सिक्योरिटी है नहीं, तो सब लोग काम भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो अगर इतना लंबा समय तक काम करना है, बैठना है, तो सही तरीके से बैठना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं करेक्ट वर्किंग पोस्चर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हेड है वो बिल्कुल सामने देख पा रहा है, सामने देख रहा है। तो हमारी जो स्क्रीन है वो हमारी अपनी आंखों के सामने रखिए, तो नीचे मत रखिए, ताकि आपको गर्दन झुकानी पड़े, आपका नेक पेन बढ़ सकता है उस कारण। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आप इनके हाथ हैं, जो एल्बोज हैं, वो पैरेलल टू द ग्राउंड है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शोल्डर जो है सही पोजीशन पे रहें और ज़्यादा झुके मत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुट जो है वो हमारा अपना ग्राउंड के साथ बिल्कुल सही तरीके से बैठा हुआ है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्चर है नी पेन से बचने के लिए, स्पाइन पेन से बचने, बैक पेन से बचने के लिए। और जो बैक है, जब देख पा रहे होंगे, बैक बिल्कुल चिपकी हुई है कुर्सी के साथ में। तो बैक बिल्कुल चिपकी हुई है कुर्सी के साथ में, तो अच्छे से सपोर्ट दे पा रही है कुर्सी, जो है, जो हमारी चेयर है, वो बैक को, स्पाइन को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट दे पा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा स्लाइड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए जानना और समझना और उसको फॉलो करना, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें बैक पेन को। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yeah. सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो अभी तो कार चलाना काफ़ी कम हो गया है, बट जो भी लोग अभी कार पे ट्रैवल कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सही तरीके से कार में बैठें और ड्राइव करें। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा पीछे मत रखिए। अगर बहुत ज़्यादा पीछे रखते हैं तो आपकी जो नीज हैं और जो आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रेच हो जाती हैं और वो आपको पहले तो कुछ भी आपको रेस देनी है, ब्रेक दबानी है, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। दूसरा, आपका कमर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का, नी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का, जब आपको स्ट्रेच करके पहुंचना पड़ रहा है उसको दबाने के लिए, क्लच को दबाने के लिए या फिर रेस या ब्रेक को दबाने के लिए। तो अपनी एडजस्ट इस तरह से कीजिए, थोड़ी सी आगे की तरफ रहिए, ताकि बैक भी सपोर्ट हो सके और आप अपने क्लच और उसको ब्रेक को अच्छे से यूज़ भी कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जिसके बारे में डॉक्टर रोहित ने बहुत अच्छे से बताया और काफ़ी सारे पॉइंट्स डॉक्टर रोहित ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड पैंडेमिक में सब घर पे बैठे हुए हैं, तो आजकल सबको शौक भी है कुछ कुछ नया नया बनाने का यूट्यूब पे देख के, तो सब कुछ कुछ नया नया बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो लेकिन एक्सरसाइज हो नहीं रही है, फिजिकल एक्सरसाइजेस हो नहीं रही हैं, वॉकिंग कम हो गई है, जिम्स वगैरह बंद हैं, अब थोड़े थोड़े खुलने शुरू हो गए हैं ऑल्दो, बट जिम्स काफ़ी देर बंद रहे हैं। लोग ग्रुप में आके अपने एक्सरसाइज करते थे, वो अब ख़त्म हो गई हैं कोविड के करके। तो उस वजह से फिजिकल डिकंडीशनिंग हो गई है बॉडी की, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फिजिकल अपनी हैबिट्स सुधारें और अपनी वेट जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दें, वेट रिडक्शन पे अपना जोर दीजिए। तो और इससे हमारी स्पाइन की लोडिंग कम होती है, स्पाइन पे जो हमारा वेट है, क्योंकि स्पाइन जो है हमारा रीढ़ की हड्डी है, वही पूरी वजन सह रहा है बॉडी का। अगर वजन बढ़ेगा तो स्पाइन पे भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से अलग प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि डॉक्टर रोहित ने अभी डिस्कस किया था। काफ़ी सारे कारण हैं हमारे बैक पेन के, तो वो सब कारण तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर हमारा पोस्चर्स अच्छे नहीं है, बैड पोस्चर्स हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम प्रिवेंट कर पाएंगे बैक पेन को और हम बच सकेंगे बैक पेन से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा गुप्ता जी पूछ रही हैं कि हाउ टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ बैक पेन। तो वही डॉक्टर रोहित अभी हमें बता रहे थे कि किस तरह से हम बैक पेन या कमर दर्द को दोबारा होने से रोक सकते हैं। एक बार हो गया किसी को, या फिर चलता आ रहा है, बीच में ठीक हो गया, तो दोबारा उसको आने से कैसे रोकेंगे? दोबारा आने को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप उसको होने ना दें, अपना पोस्चर अच्छा रखें, अपनी हैबिट्स अच्छी रखें, फिजिकल एक्सरसाइजेज रखिए, अपनी जो बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए। उसको अगर स्ट्रेंथनिंग मिलेगी तो वो आपके स्पाइन को जो वजन पड़ रहा है उसको रोकने में कारगर रहेंगी, वो मसल्स आपका बॉडी का वजन सह लेंगी, तो उससे आपका जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं स्पाइन की वो नहीं होंगी, बैक पेन कम हो रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट अच्छी रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो वही हम सब डिस्कस कर रहे थे कि रिकरेंस ऑफ बैक पेन कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन डॉक्टर रोहित हमारे पास है मिस्टर हर्षा का। डॉक्टर, हाउ डू वी फिगर आउट व्हाट इज कॉजिंग बैक पेन एंड विच विटामिन कैन टेक टू प्रिवेंट बैक पेन? सो टू फिगर आउट कि बैक पेन का कॉज क्या है, हमने मालूम किया कि अभी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर वरुण ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बैक पेन के हमारे इतने सारे कारण हैं कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। पूरा हमें सिम्टम्स के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से, हम जो बैक पेन में स्ट्रक्चर्स हैं उनके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि दर्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। और बात की हमने अभी डिस्कस किया कि डाइट, बैलेंस डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सारी चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, हाँ,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाना, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब खाना, जंक फूड अवॉइड करना, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली विटामिन डी। विटामिन डी एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कैल्शियम और विटामिन मेटाबॉलिज्म के लिए, तो विटामिन डी खाना। और स्पेशली ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो 45 टू 50 ईयर्स के ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं इस बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इस उम्र के बाद। तो उनमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, दूध पीना, विटामिन डी लेना ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, बिल्कुल आपने सही कहा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, दैनाथ जी का है। सर, विल बेड रेस्ट एंड लेस मूवमेंट ऑफ बॉडी क्योर बैक पेन परमानेंटली विदाउट मेडिसिन? ये पूछ रहे हैं कि बेड रेस्ट या लेस मूवमेंट ऑफ बॉडी से क्या हम परमानेंटली बैक पेन को क्योर कर सकते हैं बिना कुछ मेडिसिन खाए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका दर्द कितना सीवियर है, सिवियरिटी क्या है आपकी दर्द की। जो माइल्ड पेन है वो हो सकता है कि आप बिना मेडिसिन के ठीक हो जाए, बट हम लोग बेड रेस्ट बिल्कुल एज सच एडवाइस नहीं करते पेशेंट्स को। बेड रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है किसी का अनस्टेबल स्पाइन हो या स्पाइन फ्रैक्चर हो, जैसे हमने डिस्कस किया वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो, सर्जरी के बाद किसी के हाल फिलहाल में ऑपरेशन कराया हो, अनस्टेबल स्पाइन हो, तो उसमें कुछ टाइम तक बेड रेस्ट वगैरह एडवाइस कर सकते हैं। ब्रेसिंग एडवाइस कर सकते हैं, कोई सपोर्ट पहनना कमर के आसपास, उसमें अनस्टेबल स्पाइन या फ्रैक्चर्स वगैरह में। पर बेड रेस्ट से क्या होगा कि आप लंबे टाइम बेड पे रहेंगे, बेड रिडन रहेंगे, तो आपको कुछ दिन आराम लगेगा, पर आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। तो मांसपेशियां कमजोर होंगी तो फिर आप जो वजन लेने की क्षमता है हमारी रीढ़ की हड्डी पे, और जो मांसपेशियां उससे हमारी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती हैं, वो कमजोर हो गई, तो जिस कारण से दर्द उत्पन्न हो रहा था, तो वो दर्द के कारण में हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे और वो दर्द और बढ़ता चले जाएगा। वो हो सकता है कि क्रॉनिक पेन बढ़ जाए। तो बेड रेस्ट, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट इज नॉट एडवाइस। इंटरमिटेंट बेड रेस्ट आप ले सकते हैं। दवाइयाँ तो हो सकता है कि आपको अगर जो बहुत हल्का दर्द है तो आपको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, सिकाई करने से, मालिश करने से राहत मिल जाए। और अगर जो दर्द आपका बहुत टाइम से है, बहुत सीवियर दर्द है, तो आपको हो सकता है कि कुछ दवाइयों की मदद, जैसे हमने बात किया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट कुछ टाइम के लिए 5 से 7 दिन लेना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बैक पेन रह रहा है तो उसमें किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, हमने डिस्कस किया अभी तक। तो हमारे पास क्वेश्चंस और भी हैं यहाँ पे। मिस्टर हर्षा पूछ रहे हैं, डॉक्टर व्हाट इज द बेस्ट पेन रिलीफ मेडिकेशन फॉर बैक पेन एंड डज वेट मैटर इन रिलेशन टू बैक पेन एंड हाउ लॉन्ग डज एन एपिसोड ऑफ बैक पेन टिपिकली लास्ट? तो डॉक्टर रोहित, आप लेना चाहेंगे क्वेश्चन? जैसा हमने पहले बात किया कि बेस्ट पेन रिलीफ मेडिकेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉज। आपका दर्द का कारण क्या है? मांसपेशियों के दर्द में हम लोग कॉमन एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स एडवाइस कर सकते हैं। अगर जो आपको शियाटिका आपका पेन दर्द का कारण है, तो उसमें हमें पेन किलर्स के साथ साथ कुछ एंटी न्यूरोपैथिक्स एडवाइस करने पड़ते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका दर्द किस टाइप का है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। साथ में हम आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब एडवाइस कर सकते हैं। और वजन, अभी डॉक्टर वरुण ने भी हमने डिस्कस किया कि आजकल हम लोगों का डाइट वगैरह मेंटेन करना, बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। वजन ज्यादा होने से ना सिर्फ बैक पेन, हिप पेन, नी पेन, ये सब बहुत कॉमन होता है। तो अपना वजन सही मेंटेन करके रखना, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो सही मेंटेन करना, वो बहुत जरूरी है। और डिपेंड करता है कि दर्द का कारण क्या है। अगर जो आपका मांसपेशियों का दर्द है, आपने सही टाइम पे एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी किया, दवाइयाँ ली, हो सकता है आपका हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में दर्द ठीक हो जाए। अगर जो दर्द आपका कोई नस के दबाव से है, जब तक वो दबाव नहीं जाएगा नस पे, जब तक हो सकता है आपका दर्द ना जाए। डिस्क की वजह से है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, अपना डाइट, अपना पोस्चर, अपना एक्टिविटी लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे उस दर्द को ठीक होने में। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, पेन रिलीफ मेडिकेशन की यहाँ पे बात हो रही थी। तो पेन रिलीफ मेडिकेशंस में हमारे कई तरह के पेन किलर्स हैं, कई तरह की मेडिकेशंस हैं, और इनके अलावा जैसे कि डॉक्टर रोहित बताए थे, नर्व पेन के लिए, नसों के दर्द के लिए भी अलग मेडिकेशंस आती हैं जिसको हम एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स बोलते हैं। तो वो प्रीगाबलिन, पेंटेन
एमिट्रिप्टिलिन वगैरह ये ड्रग्स होती हैं, तो ये नसों के दर्द के लिए हम यूज़ किया करते हैं। तो जो कि हमें नसों के दर्द, जैसे sciatica हो गया या फिर न्यूरोपैथिक पेन्स होते हैं, सुनसुनाही आ रही है, नमनेस आ रही है, तो उसमें हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ये वाली मेडिकेशंस। जो कि नॉर्मल पेन किलर्स है, जो अक्यूट बैक पेन में हाल ही में दर्द शुरू हुआ है, तो उसमें हम अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, वो भी कई तरह की होती हैं। तो आजकल कुछ नई मतलब मेडिसिन आ गई हैं जिसको हम COX-2 इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो उनका जो असर होता है हार्ट पे और ये गैस्ट्राइटिस करने का, किडनी का जो दिक्कत करती हैं पेन किलर्स, उस पर काफ़ी कम रहता है या फिर ना के बराबर रहता है। तो वो काफ़ी कॉमनली आजकल प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स द्वारा। तो ये पेन किलर्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन हमें डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी से मिल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी और राइजोफोर्सन इन मैनेजिंग बैक पेन। तो विटामिन डी का रोल अभी डॉक्टर रोहित ने भी डिस्कस किया था कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। विटामिन डी खाने से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। विटामिन डी कैसे मिलता है? सनलाइट से मिलता है। अगर सनलाइट में जैसे हमारा जाना काफ़ी कम हो गया है, आजकल वैसे ही कम है, कोविड पेंडेमिक घर में बैठे हैं तो और कम हो गया है, तो उस टाइम पे आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन डी के सैशे के रूप में आते हैं, टैबलेट्स के रूप में आते हैं, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले जा सकते हैं। तो उससे हमारे विटामिन डी लेवल्स बने रहेंगे और कैल्शियम जो है हमारा बोन में डिपॉजिट हो सकेगा, हमारी हड्डी में डिपॉजिट हो सकेगा और हड्डियाँ जो हैं मजबूत रहेंगी। राइजोफॉस एक और मेडिकेशन है जो कि बैक पेन या ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेसिफिकली ऑस्टियोपोरोसिस में हम यूज़ करते हैं राइजोफॉस को। ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, उसमें वीकनेस आ गई है। बीएमडी द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने कि बीएमडी का क्या रोल है। तो बीएमडी हड्डियों की कम मजबूती या कमजोरी देखने के लिए ही किया जाता है, टेस्ट रहता है जिसमें हम जान पाते हैं कि हड्डियां कितनी मजबूत हैं या कमजोर हैं। तो क्या कि उसमें फ्रैक्चर होने का रिस्क कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो वो हम जान पाते हैं। तो उसी फ्रैक्चर को के बचाव के लिए विटामिन डी या जैसे कि राइजोफॉस के डिस्कशन हो रहा है, तो ये जो दवाइयां हैं इसी को प्रिवेंट करने के लिए, स्पाइन के फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, हिप के फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर रिस्ट का फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस में, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया था कि फीमेल्स में वो भी 45 ईयर के बाद जब महावारी कम खत्म हो जाती है, जब तब काफ़ी हड्डियां कमज़ोर होने के लक्षण रहते हैं फीमेल्स में, खासकर मेल्स में भी रहते हैं, फीमेल्स में तो ज़्यादा रहता है। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है विटामिन डी लेना या फिर राइजोफॉस लेना, बिस्फोस्फोनेट्स लेना, टेरिपेटाइड लेना। तो ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का कि वेजिटेरियन में ओमेगा 3 किस किस फूड में ज़्यादा होता है। डॉक्टर रोहित आप लेना चाहेंगे ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कॉमनली हम नॉन वेजिटेरियन फूड में पाते हैं। फिश हो गया, उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं, पर काफ़ी इंडिया में नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, और वेजिटेरियन लोग भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहते हैं और लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फैट्स, देयर आर सम बैड फैट्स एंड देयर आर सम गुड फैट्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स गुड फैट्स में आते हैं, तो इसका सेवन करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। तो वेजिटेरियंस के लिए कुछ ऑप्शंस हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। तो वेजिटेरियंस के लिए जैसे मैं बता रहा था पहले कि अगर जो आप कुछ चीजें हैं जो आप नहीं खा सकते, तो हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें कि आप चीज, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली वगैरह, बंद गोभी वगैरह खाएं, सोया खाएं, टोफू एक होता है अलग से, जो लोग अंडा नहीं खाते, ये नहीं खाते, तो टोफू खा सकते हैं। हाँ, तिल खा सकते हैं हम लोग, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, जो रेजिन्स होते हैं, फिग्स होते हैं, ड्राइड एप्रिकॉट होता है, ये सब चीजें लें। साथ में जो हमारी इम्यूनोमोडुलेटर सीड्स होती हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, अलसी की जो सीड्स होते हैं, ये सब खा सकते हैं। हाँ, पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। तो ये सब चीज खाने से हमें बाकी सब जो हेल्दी फैट्स वगैरह हैं यहाँ से भी हमारी बॉडी में रिप्लेनिश हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, अगर जो डेफिशिएंसी है तो। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, काफ़ी कॉमनली हमारे वॉलनट्स में, अखरोट जिसे हम कहते हैं, और अलसी जैसे आपने बताया, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसका सेवन कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाभदायक हैं, तो उसका सेवन करने से वो रिप्लेनिश हो सकते हैं।
कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं ओमेगा 3 के, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, तो वो भी लिए जा सकते हैं। तो उसका सेवन करने से भी सप्लीमेंट किया जा सकता है ओमेगा 3 की कमी को। एक और क्वेश्चन दीनानाथ जी पूछ रहे हैं, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम राइट हैंड एल्बो पेन without any hurt for 2 months. I have taken painkiller medicines but no relief. What should I do? तो हमारा टॉपिक से थोड़ा सा अलग है ये, राइट हैंड एल्बो पेन। डॉक्टर रोहित, आप लेना चाहेंगे? तो अगर जो आपको राइट हैंड एल्बो पेन है तो इसके भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर जो डायबिटिक हैं, आप थायराइड हैं, तो डायबिटीज़ या थायराइड पेशेंट्स में ये सब जोड़ों का दर्द होना, नसों का इन्वॉल्व होना, हो सकता है कि कोई आपको एक कंडीशन होती है एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी, जिसमें कि हो सकता है कि आपका जो रिस्ट के आसपास है या अपनी एल्बो के आसपास है, उसकी वजह से दर्द हो, या फिर ओवर यूज की वजह से। कई बार ये हो सकता है कि हमें छोटा मोटा काम करते हुए, जैसे पानी का बकेट उठाया या फिर कहीं एल्बो लग गई, या फिर आप बैडमिंटन खेलते हैं या किसी हाथ को ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें जो हमारी हड्डियां हैं उसके आसपास जहाँ मांसपेशियां जहाँ से उत्पन्न होती हैं, उनमें उसको एंथीसाइटिस बोलते हैं, एपिकॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। तो ये सब चीजें अगर जो काफी कारण हो सकते हैं इसके, तो उसके लिए आपको अगर जो आपको बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने पास अगर जो आपको एक पेन फिजिशियन है, पेन फिजिशियन या तो आप उनसे एडवाइस लीजिए कोई, क्योंकि आजकल जैसा हमने बात किया कि आजकल ज़माना आ गया कि हर किसी चीज़ के लिए सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हर किसी सिटी में, तो आप उनसे एडवाइस लीजिए। वो नहीं है तो ऑर्थोपेडिशियन से एडवाइस लीजिए। हाँ, तो ताकि आपका जो दर्द इतने टाइम से हो गया है, दिक्कत बनी हुई है, तो आप उसको एड्रेस कर सकें। डोंट लिव विद दैट पेन, सीक मेडिकल एडवाइस। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, तो मैं ले लेता हूँ फटाफट से। तो डॉक्टर प्रफुल्ल गुप्ता पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन मैनेजिंग लो बैक पेन इफ इट इज नॉट रिलीव्ड बाय मेडिसिन? तो इसके बारे में बताइए कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स या सर्जरी का क्या रोल है बैक पेन में? तो जो हमारा दर्द है, एक्यूट बैक पेन या क्रॉनिक बैक पेन हो, हमारा दवाइयों से, एक्सरसाइज से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से नहीं ठीक हो पाता, तो उसमें हम लोग मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड MIPSI MEPSI प्रोसीजर्स, जिसमें हम इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, पेशेंट्स के लिए भी बहुत इकोनॉमिकल रहता है। तो सीधा सर्जरी करने से बेहतर है पहले हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस कर सकें ताकि पेशेंट इसका लाभ उठा सकें। ये प्रोसीजर एक अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर एक एक्सरे वाली मशीन की मदद से होता है। तो प्रोसीजर से पहले आपको, जैसे पेशेंट क्लिनिक में आता है तो हम लोग सब बताते हैं कि क्या रिस्क हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, जो कि बहुत मिनिमल होते हैं ऐसे प्रोसीजर के साथ। और हम इसमें मरीज को दर्द वाली जगह पे एक्सरे की मदद से एक इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें हम सुन करने की दवाई, जिसे हम लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं, और हो सकता है कि हम स्टेरॉइड भी डालें, जिससे मरीज को उसी समय पे या फिर कुछ घंटों में आराम मिल जाता है, और वो आराम कुछ लंबे टाइम तक बना रहता है, जिससे मरीज अपना पोस्चर करेक्ट कर सकता है, एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है, आगे एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कर सकता है। तो इसमें जो है आगे, अगर जो इसमें हम लोग देखते हैं कि मरीज का आगे कितना आराम मिलता है, तो उसके बाद अगर जो मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशन से मरीज को दर्द नहीं पड़ रहा है, या फिर किसी मरीज को है जैसे कि ऐसी दिक्कत है कि जिसमें एक सर्जरी एडवाइस है, तो हम उसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग, जैसे जिस पेशेंट का डिस्क एक लेवल पे या 2 लेवल पे डिस्क निकला हुआ है, हर्निएटेड डिस्क जिसको बोलते हैं, स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो उसमें हम दूरबीन की मदद से भी एक प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें मरीज को पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं है। सुन करके हम दूरबीन डाल के एक छोटा सा चीरा देके स्मॉल इंसिजन से भी वो डिस्क का पार्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस कारण से दर्द है। जैसे फेसेट जॉइंट में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन से जो दर्द उत्पन्न करने वाली नसें हैं उनको जला सकते हैं। जैसे आपको डीजेनरेटिव डिस्क है तो उसमें हम बाइक्यूलोप्लास्टी कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर वरुण ने पहले बताया कि उन्होंने पहले एक लाइव सेशन भी किया है कि ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो, जिसमें हम पहले क्या होता था, ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो गया तो उसमें रॉड और स्क्रू डाल के स्पाइन को स्टेबलाइज करते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, काइफोप्लास्टी, वर्टिब्रोप्लास्टी, सीमेंट डाल के बारीक औजारों की मदद से, फाइन इंस्ट्रूमेंट से सीमेंट डाल के मरीज को राहत दे सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर रोहित, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं नीडल बेस्ड है, मतलब कि सुई से की जाती हैं। मतलब इतनी इतनी पतली सुई रहती है, इसमें आपको पूरा चीरा देने की जरूरत नहीं होती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभदायक है। कम कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, डे केयर प्रोसीजर है, उसी दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। ये मेडिक्लेम में कवर होती हैं। काफ़ी काफ़ी कंपनीज इनको मेडिक्लेम में कवर करती हैं। कुछ प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर प्रोसीजर मेडिक्लेम में भी कवर होते हैं, तो आपको आउट ऑफ पॉकेट खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं, काइंडली इन्फॉर्म व्हाट एक्सरसाइज वन शुड डू टू अवॉइड लो बैक पेन। तो डॉक्टर रोहित हमें बताएंगे कि क्या एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं लो बैक पेन से बचने के लिए। सो लो बैक पेन से बचने के लिए हम काफी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका दर्द की तीव्रता कितनी है। आपको इनिशियली आप हमारे पास फिजिशियंस के पास आते हैं, ऑर्थोपेडिशियन के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, सिकाई कीजिए, मालिश कीजिए। धीरे धीरे उस अगर जो आपको रिलीफ मिल रहा है, आप एक्सरसाइज लंबे टाइम तक पहले 15 मिनट से 20 मिनट आधा घंटा कर पा रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो उसमें हम लोग आप आते हैं तो आपको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं कि बेड पे कैसे आप बेड पे लेट के, कुछ खड़े होके, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, तो सारी मांसपेशियां, सारी जॉइंट का जिसमें मूवमेंट अच्छे से हो सके, तो हम वो सब एक्सरसाइजेस आपको बता सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, इसमें सुरेंद्र जी एक्सरसाइजेज के बारे में एक सिंपल एक फंडा है जो मैं अपने पेशेंट्स को जरूर बताता हूँ कि अगर आप पीठ के बल लेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि अपने टांगों को उठाना और ऊपर लेके जाना, अपने हाथों से उसको खींचना, तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में आता है। अगर आप अपने पेट के बल लेट के अपनी अपर बॉडी को उठा रहे हैं, अपने पैरों को उठा रहे हैं, तो उससे हमारी जो बैक है वो स्ट्रेंथन होती है, यानी उसमें मजबूती आती है बैक मसल्स में। तो ये एक छोटा सा फंडा है कि अगर आप पेट के बल लेटे हैं, पेट के बल लेटे हैं तो स्ट्रेंथन हो रही है, अगर पीठ के बल लेटे हैं तो आप अपने पैरों को उठा रहे हैं या खींच रहे हैं तो वो स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पहले की जाती हैं ताकि हम उस अपनी मांसपेशियों को खोल सकें, और फिर स्ट्रेंथनिंग की जाती है ताकि उसको हम मजबूती दे सकें अपनी बैक मसल्स को। तो ये हमेशा याद रखिए और इसको फॉलो कीजिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास है मिस आशा गुप्ता जी का, व्हाट इज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इन फ्रैक्चर इन लो बैक पेन पेशेंट्स इफ ही फॉल्स डाउन। व्हाट इज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का रिस्क कितना ज़्यादा है अगर पेशेंट गिर जाता है तो। आई थिंक डॉक्टर वरुण, आई थिंक व्हाट शी मींस इज, आई थिंक कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, जैसे कि आर्थराइटिस हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, इसमें अगर जो जिस पेशेंट को कमर दर्द है काफी टाइम से, तो नॉर्मल पेशेंट्स में तो ऐसा रिस्क नहीं है कि आपको गिरने से फ्रैक्चर वगैरह हो, पर यह कि आपकी अगर जो हड्डियां कमजोर हैं ऑलरेडी, हाँ, जैसे कि यंग पेशेंट्स में चांसेस कम रहते हैं, ओल्ड पेशेंट्स में, या फिर जो हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ऐसे पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा रहता है। तो उसमें आपको यही है कि आपको अपना टाइमली, जैसे हमने डॉक्टर वरुण ने पहले बताया कि अपना बोन मिनरल डेंसिटी करा लीजिए साल 2 साल में एक बारी, हाँ, डेक्सा स्कैन जो बोलते हैं जिसको, वो करा लीजिए, हाँ, अपना कैल्शियम विटामिन डी अच्छे से रखिए, डाइट अच्छा रखिए, तो उसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो हम ऐसे हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो अपना डाइट, एक्सरसाइज, ये सब रूटीन अच्छा रहेंगे तो रिस्क बहुत मिनिमल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रोहित, फ्रैक्चर का रिस्क गिरने पे खासकर ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल्स में, ऑस्टियोपोरोटिक मेल्स में जो कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं उसमें काफ़ी कॉमन रहता है। तो उससे बचाव एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप फ्लोर आपका ऊबड़ खाबड़ है, ऐसी किसी जगह पे चल रहे हैं, कहीं नई टेरिटरी में जा रहे हैं जहाँ का आपको पता नहीं कहाँ पे क्या पड़ा होगा, तो उसमें थोड़ा बच के चलिए ताकि वो आप गिरना अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। गिरने की वजह से फ्रैक्चर होने का रिस्क तो है ही, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे वी हैव टेकन आई थिंक ऑल। या इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमारे घर पे जैसे कि किसी हमारे घर पे बूढ़े लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी होते हैं, तो ऐसे उनमें फ्रैक्चर का रिस्क प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनका, वो लोग ग्राउंड लेवल या ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, सीढ़ियां चढ़ने का ज्यादा काम ना हो, बाथरूम में जाने का, आने जाने का एडिक्वेट रेल्स हो सपोर्ट के लिए,
ताकि हम लोग ये सब इंसिडेंट्स कम डिक्रीज कर सकें, कि ताकि फर्श बहुत चिकना ना हो, हाँ, अच्छे से लाइट वगैरह, जो बाथरूम का रूम का एरिया अच्छे से लाइटेड हो, उनकी अपना चश्मा लगा के चल रहे हैं, तो ये सब हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं टू अवॉइड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इन दैट एज ग्रुप। बिल्कुल डॉक्टर रोहित, इसकी महत्वता को कम नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉक्टर रोहित, आपने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया कि बैक पेन से कैसे बचा जा सकता है, बैक पेन है क्या, किस कारण से होता है, बैक पेन के ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, सर्जरी के अलावा क्या क्या अवेलेबल हैं, किस किस टाइम पे हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कैसे हम घर में उसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसका लाभ हमारे श्रोता उठाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक इफ एनीबडी इज लेफ्ट they can contact Dr. Rohit or me directly. Dr. Rohit मैमसी दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अंबाला चंडीगढ़ में अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई अपने कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारी लाइव वीडियो जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, जो कि रिवाइव पेन स्पाइन या डॉक्टर वरुण सिंगला पेन डॉक्टर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो कुछ और वीडियोस भी हैं हमारे, तो वो भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रोहित फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हमारे दर्शकों ने इसका काफी लाभ उठाया। Yeah, thanks a lot. We had a wonderful session. The audiences, people who were watching the live session, they were very interested and they were very active in asking questions, and it was मतलब अच्छा लगा interact करके सबके साथ। Thank you everyone. Thank you Dr. Varun Singla. Thanks. Thank you everyone. Thank you.